हेलो दोस्तों। तो बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ही एक टॉपिक है जिसको आप बुक में देख रहे होंगे, न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं। इसके पीछे वाली वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो कोशिका होती है, ध्यान से देखिएगा, जो कोशिका होती है इसके अंदर के टोटल द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। कंफर्म है? जीव द्रव्य के अंदर एक तो छोटा सा गोल भाग होता है जिसको आप केंद्रक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे न्यूक्लियस कहते हैं। हमने क्या किया कि इसी न्यूक्लियस को उठा के इतना बड़ा जूम सा बनाया है। जब कोशिका के अंदर आप बनाते हैं ना तो गोल सा छोटी सी संरचना बना लेते हैं, तो उसमें आप बहुत ताम झाम नहीं बनाते हैं, लेकिन जब आप उसे जूम करेंगे तो वो संरचना थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और क्लियर दिखने लगती है कि उसमें क्या क्या है। तो बाबू देखना इसमें कि जैसे ये कोशिका का केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो डबल लेयर की होती है। देखिए एक ये लेयर है, इसको कहते हैं बाहरी आवरण, और इस अंदर वाले को कहते हैं आंतरिक आवरण। तो एक हो गया बाहरी आवरण और एक हो गया आंतरिक आवरण। तो जो बाहरी आवरण होता है बाबू ना, इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले को अंग्रेजी में कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों क्या होता है? केंद्रक का आवरण होता है, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीएम कहते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एनएम कहते हैं। एन से हो गया न्यूक्लियर, एम से हो गया मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिएगा कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में दरवाजा खुला रहता है, जिसके माध्यम से अंदर का कोई भी मटेरियल बाहर आसानी से चला जाएगा और बाहर से कोई भी मटेरियल आसानी से केंद्र के अंदर चला जाएगा। इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है ना? आप ये कह सकते हैं कि केंद्र के अंदर यानी केंद्र के आवरण पर एक छिद्र पाया जाता है, पोर पाया जाता है, जिसके माध्यम से जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कोई मटेरियल चला जाए आसानी से और न्यूक्लियस के अंदर से कोई मटेरियल बाहर चला जाए आसानी से। ठीक है, इसके अंदर बाबू देखेंगे बिंदी बिंदी जो आपको दिख रही है, ये क्या है? आपका न्यूक्लियर द्रव्य है, जिसको आप केंद्रक द्रव्य कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में आप केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये जो पीला पीला भाग इसमें रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है ना? द्रव्य भरा रहता है। जैसे कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, उसी तरह से केंद्रक द्रव्य होता है, अंग्रेजी में उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है ना? अब उसके बाद हो गया बाबू, ये जो सफेद कलर का आपका स्पॉट दिख रहा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसी को हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। इसी को हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस और हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। ठीक है ना? इसकी खोज फोंटाना ने किया था। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने किया था और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1931 ईस्वी में। ठीक है ना? और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है ना? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका की खोज की थी, और उसके बाद 1931 में 1831 में इसकी खोज की थी। जो केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। और उसके बाद फोंटाना की खोज किसने किया था? तो न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना ने किया था। अब इसके बाद ये देखना कि जो इसमें धागे धागे नुमा संरचना है बाबू, इसी को क्रोमेटिन कहते हैं। थोड़ा सा इसका लफड़ा देखना, क्रोमेटिन होता क्या है। जैसे मान लो कि ये क्रोमेटिन है, तो ये क्रोमेटिन बाद में क्या बन जाता है? बाद में ये बनता है गुणसूत्र। बाद में बनता है गुणसूत्र। अब बाद में कब बनता है? जब कोई कोशिका विभाजना अंतराल अवस्था में होती है। आप सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया लगेगा कि विभाजन अंतराल अवस्था का होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेज। तो जो इंटरफेज होता है, तो जब किसी कोशिका का इंटरफेज होगा तो जो उसके गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? क्रोमेटिन होते हैं। जब कोई भी कोशिका विभाजन होने के लिए तैयार रहती है, बंटने के लिए तैयार होती है, तो उसके पहले की अवस्था जिसमें वो चुपचाप सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है, नो एनी रिएक्शन, चुपचाप पड़ी रहती है, सिर्फ उसमें बंटवारा नहीं होता है, बल्कि उसमें सेल की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए बनते हैं, और ये सभी जो प्रक्रियाएं होती हैं वह अवस्था इंटरफेज की कहलाती है। और इंटरफेज की अवस्था में जो गुणसूत्र होता है वो क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है।
जब यह कोशिका विभाजन होने लगती है और जाती है डिवीजन फेज में, तो डिवीजन फेज में 4 अवस्थाएं होती हैं जिसका नाम आपने सुना होगा। एक को कहते हैं प्रोफेज, प्रोफेज, ठीक है ना, और दूसरे को कहते हैं मेटाफेज, मेटाफेज, और तीसरे को कहते हैं एनाफेज, एनाफेज, और चौथे को कहते हैं टीलोफेज, टीलोफेज। तो जब बाबू ये समझो कि जब कोशिका विभाजन होने के लिए डिवीजन फेज में जाती है, डीपी में जाती है, यानी माइटोटिक फेज में जाती है, तो उसमें जो क्रोमैटिन होता है, जो क्रोमैटिन होता है वो किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम में बदल जाता है, क्रोमोसोम में बदल जाता है। क्रोमोसोम को बाबू अंग्रेजी में कहते हैं गुणसूत्र, ठीक ना। क्रोमोसोम को अंग्रेजी में कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र छोटा और मोटा बरही जैसा होता है, जबकि क्रोमैटिन होता है तो पतला धागे जैसा होता है, ठीक ना। तो जो क्रोमैटिन होता है वो पतला होता है, बिल्कुल धागे जैसा होता है, जबकि जो क्रोमोसोम्स होता है वो छोटा और खूब गुच्छे में मोटा होता है। तो ये क्रोमैटिन है। अब ये जो क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है ना, ऐसे देखिएगा यहाँ पे, तो जो ये क्रोमैटिन होता है इस कोशिका के केंद्रक में, इस क्रोमैटिन में, ये जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन, ठीक ना, इस क्रोमैटिन में 2 चीजें पाई जाती है। एक पाया जाता है डीएनए और एक पाई जाती है उसमें प्रोटीन, ठीक है ना। जो डीएनए और प्रोटीन होती है, तो इस डीएनए की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसी को कहते हैं फंक्शनल, जो होता है उसी को कहते हैं जीन। और जीन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, जो जीन होता है ये पेरेंट के कैरेक्टर को, यानी पीसी मतलब पेरेंट के कैरेक्टर को डीसी यानी डॉटर के कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। इसका मतलब होता है कि पैतृक लक्षणों को, माता पिता के गुणों को पुत्र में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? जीन। और ये जो जीन होता है ये किसके ऊपर होता है? डीएनए में होता है, ठीक है ना। तो समझना बाबू कि जो जीन होता है ये पैतृक लक्षणों को, माता पिता के लक्षणों को, खानदानी लक्षणों को अगली पीढ़ियों में पहुंचाने का काम करता है, यानी पेरेंट्स के कैरेक्टर को डॉटर का कैरेक्टर बनाता है, ये जीन होता है। और जो जीन होता है वो डीएनए में पाया जाता है। डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है, कार्यात्मक जो इकाई होती है, उसी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है बाबू ना। तो जो डीएनए होता है, ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इसी को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें एक चीज और ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें जैसे मान लीजिए कि डीएनए है, ठीक है ना। तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी, ठीक है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है बाबू डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज का डी, न्यूक्लिक एसिड का एन, न्यूक्लिक का एन और एसिड का ए, ये बनता है डीएनए। और उसी तरह से एक होता है आरएनए, उसको कहते हैं आरएनए। तो आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? जिस कोशिका में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, जिस कोशिका में डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, कोशिकाओं में दोनों होते हैं, उसमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। याद रखिएगा कि जहां पर डीएनए होता है और आरएनए होता है, दोनों एक ही कोशिका में है, तो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, वहां पर उस परिस्थिति में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। याद रखिएगा, डीएनए आरएनए जहां पर दोनों होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? डीएनए होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसको कहते हैं आर, न्यूक्लिक का एन, एसिड का ए, ये हो गया आरएनए। तो ये आरएनए और डीएनए जो दोनों मिलकर के गुणसूत्र में पाए जाते हैं
और गुणसूत्र जो होता है वो पेरेंट यानी माई बाप का यानी पैतृक लक्षणों को डॉटर के यानी पुत्र या पुत्री के लक्षणों में परिवर्तित कर देता है। यानी माई बाप का लक्षण पुत्र में जाता है तो किस रूप में जाएगा? वह प्रोटीन्स के रूप में जाता है, बट डीएनए उसका वाहक होता है। डीएनए के माध्यम से पेरेंट्स का कैरेक्टर डॉटर में ट्रांसफर होता है। और जो गुणसूत्र होता है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। तो अगर मोटी मोटा बोला जाए तो जो केंद्रक होता है वह जेनेटिकल यूनिट होती है, ठीक है ना, जो एक पेरेंट्स के कैरेक्टर को यानी कोशिका के पूरे कैरेक्टर को रखती है और जब कोशिका से नई कोशिका बनती है तो उसमें ट्रांसफर करने का काम करती है। साथ में अब हम लोग अब पढ़ेंगे कि जो कोशिका है हम लोगों की, उस कोशिका में कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है ना। कोशिकांग में जैसे मान के चले कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद उसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम्स के बाद उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्लास्टिड भी है। तो ये सभी चीजें हमको पढ़नी है, जो हम इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई पढ़ाई करने के लिए और वीडियो देखने के लिए मेरा, और टॉपिक को समझने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आसान है, 9th लेवल पर इतना तामझाम बहुत है। जब आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ना वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अब आप डीएनए पढ़ेंगे तो डीएनए का आपको कंपोजिशन भी पढ़ना होगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पढ़ने होंगे, उसका पेयरिंग पढ़ना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पढ़ना होगा। उसके बाद फास्फोरिक एसिड डीएनए के शुगर से किस एंगल से जुड़ती है, कहाँ से जुड़ती है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ये सब चीजें इस स्तर पर बताना का मतलब कि 9th में अभी आप खिलौना है, और खिलौना है अगर ज्यादा खिला देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए सोच रहे हैं कि आप 9th लेवल पे पढ़िए, और उसके बाद अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स पढ़ना है तो क्लास 10th की वीडियो देख लीजिए, और क्लास 10th से पेट न भरे तो 11th वाला देख लीजिए, और 11th वाला न भरे तो 12th वाला देख लीजिए। 12th वाले में तो क्लियर हो ही जाएगा, आत्मा जुड़ा जाएगी। कुल ना जुड़ा तो बीएससी वाली वीडियो जो जा रही है उसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि हाँ मास्टरवा भुलवाया है कि पढ़ाया है, क्योंकि 9th लेवल पर बाबू 9th लेवल के जैसा आपका चलेगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से टॉपिक को समझते रहिए। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपको पूछना हो बाबू, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उसका उत्तर या तो कमेंट के माध्यम से दे दें, या तो फिर वीडियो में जब लाइव आएंगे तो वीडियो बनाते समय या वीडियो को रिकॉर्ड करते समय उसमें उस टॉपिक का जिक्र जरूर करेंगे, जिससे आपका समस्या का समाधान हो सके।